सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हम लोग फर्स्ट पेपर के अंदर जो हमारा सामाजिक विचारक वाला पेपर है, इसमें हम आज दुर्खिम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज की मेरी क्लास का पूरा फोकस इस तथ्य पर रहेगा कि दुर्खिम किस प्रकार से समाजशास्त्र के अंदर प्रथम अकादमिक प्रोफेसर रहे और उनको समाजशास्त्र में क्यों याद किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है, दुर्खिम का पूरा नाम इमाइल दुर्खिम है और इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र में 3-4 चीज़ों के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम दुर्खिम को बहुत नज़दीक से जानना चाहें तो एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय अकादमिक प्रोफेसर का जो तमगा है वो दुर्खिम के साथ जुड़ा हुआ है। दुर्खिम ने आत्महत्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने यह बताने का प्रयास किया आत्महत्या समाज इसके लिए जिम्मेदार होता है और यह एक सामाजिक तथ्य है। तो यह स्पष्ट हुआ कि दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, यांत्रिक एकता और सागिवी एकता के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त ये समाजशास्त्र के प्रथम अकादमिक प्रोफेसर थे। अकादमिक प्रोफेसर का मतलब होता है कि इन्होंने विधिवत समाजशास्त्र की जो भी डिग्रियां होती हैं, चाहे वो पीएचडी हो, एमफिल हो या मास्टर ऑफ सोशल साइंस हो, वो डिग्री उपाधि प्राप्त की और ये पढ़े लिखे समाजशास्त्री के रूप में माने जाते हैं। दुर्खिम एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जिन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में बताया। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का सीधा सीधा मतलब है समाज में श्रम विभाजन। अब यहाँ श्रम विभाजन शब्द सुनने के बाद मन में ये विचार आता है, कहीं ये श्रम विभाजन वो तो नहीं जहाँ स्त्री पुरुष को उसके कार्यों के आधार पर बांटा जाता हो। ऐसा नहीं है। श्रम विभाजन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे है कि समाज के अंदर अपने कार्य में दक्ष, प्रवीण, ट्रेंड लोग जो होते हैं, ये ट्रेंड लोग अपने प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आज हमारे घर में नल का पाइप लीकेज हो जाए और टपकने लगे, हम क्या करते हैं, उस विषय के विशेषज्ञ यानी प्लम्बर को कॉल करते हैं। प्लम्बर अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर जानता है कि उसे लीकेज कैसे ठीक करना है, यानी वो इस कार्य में प्रवीण है। उसकी अपनी एक विशिष्ट सेवा वो आपको दे रहा है, बदले में आप उसको धन दे रहे हैं, वो अपनी सर्विस दे रहा है। सर्विस का आदान प्रदान जजमानी प्रथा में भी होता था, लेकिन जजमानी प्रथा के अंतर्गत ये जो व्यवस्थाएं होती थी, इसमें सेवाओं के बदले सेवाओं का जो आदान प्रदान होता था, ये व्यवस्था परंपरागत स्वरूप में मानी जाती थी। वहां एक व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है, दूसरा व्यक्ति भी उसको सेवा देकर पूर्ण हो जाता था। लेकिन जब किसी समाज में श्रम विभाजन होता है तो ऐसी स्थिति में वहां सेवाओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि वहां पर व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई सेवा ली जाती है अथवा प्रदान की जाती है तो उसके बदले में धन राशि दी जाती है। दुर्खिम ने 1902 की जो एक अलग समाजशास्त्री संरचना थी, उसकी पृष्ठभूमि लगभग 80-82 साल पहले लिख दी थी। 1893 में जब ये एक शोधार्थी के रूप में कार्य कर रहे थे तो इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पर अपना पीएचडी किया। उसके बाद रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, समाजशास्त्रीय पद्धतियों के नियम, इनकी एक पुस्तक आई। इस पुस्तक में इन्होंने बताया रिसर्च क्या होता है, हम रिसर्च कैसे करते हैं, किसी भी सामाजिक अवधारणा का अनुसंधान में क्या महत्व होता है, अनुसंधान का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है और हम किस विधि के द्वारा तटस्थ और वैज्ञानिक होकर अध्ययन कर पाएंगे, इसके बारे में चर्चा की गई थी। इन्होंने समाजशास्त्र को एक नई अवधारणा दी, सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या है, किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है, ये विचार उसका व्यक्तिवादी है,
मगर यही विचार सामूहिक चेतना के आधार पर हो और उस विचार के आधार पर हम कुछ नए लक्ष्यों को लेकर जाएं, यानी व्यक्तिगत चेतना से परे एक ऐसी अवधारणा जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करे, इसे दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहा। इन्होंने कहा सोचने, समझने, विचार करने, अनुभव करने के वे तरीके जो व्यक्तिगत चेतना से परे हो, मतलब इंडिविजुअल उसमें फीलिंग नहीं आए, कम्युनिटी की भावना उसमें आए, तो यहाँ पर वो सामाजिक तथ्य होगा। सामाजिक तथ्य के संदर्भ में दुर्खिम कहता है यह एक सोशल करंट की तरह होता है, जिसे हम सामाजिक धारा के रूप में समझ सकते हैं। सोशल करंट किस रूप में? जिस प्रकार विद्युत के परिपथ में हम लोग देखते हैं कि करंट बह रहा है मगर हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही सामाजिक आधार पर हम भावनाओं के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वहां हमको लगता है कि कोई ऐसी आंतरिक धारा है जो हमें जोड़ने का कार्य कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए भारत के किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे गुजरात में भूकंप आया था, तो भूकंप आने पर वो गुजरात की प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग थे उन लोगों ने अपने आधार पर इसको अध्ययन किया और ये एक विशेष निष्कर्ष निकाला कि भाई ये प्राकृतिक आपदा का जो समय है इसमें पूरा देश एक साथ उठ खड़ा होगा। वहां चाहे वो केरल का व्यक्ति हो, चाहे हिमाचल का व्यक्ति हो, सभी लोगों ने एक नए अर्थ में पूरे देश की रक्षा की। तो ये कौन सा करंट था? ये एक ऐसी भावना थी जिस भावना के आधार पर व्यक्ति विशेष के अंदर एक नई क्रांति, एक चेतना को जन्म दिया था। इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं दुर्खिम के जनजातीय अध्ययनों के बारे में, तो हमें ध्यान रखना होगा कि अरुणता नामक जनजाति का जब दुर्खिम ने अध्ययन किया था तो उस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह अरुणता जनजाति धर्म के संदर्भ में दो प्रकार के विचार रखती है। इन्होंने धर्म को पवित्र और प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब है साधारण, या तो पवित्र होगा या साधारण होगा, इस प्रकार दो भागों में बांटा। धर्म के नाम पर ये कहते हैं कि विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता जब मिल जाती है तो धर्म का निर्माण होता है। यह एक प्रश्न बनता है कि दुर्खिम धर्म की इस परिभाषा में कौन कौन से तत्व जोड़ता है? तो यहाँ पे इसका जवाब होगा कि धर्म की इस परिभाषा में वो कर्मकांड को जोड़ता है, नैतिकता को जोड़ता है, साथ ही वो इस प्रकार की अवधारणा को जोड़ता है जो कहीं ना कहीं सामाजिक हित में या समूह भावना के हित में कार्य करती है। दुर्खिम ने धर्म के संदर्भ में जो अपना विचार प्रस्तुत किया है वो कहता है कि धर्म तो पवित्र है और जादू व विज्ञान अपवित्र है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्योंकि अन्य विद्वान जब विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं मगर दुर्खिम के विचार इसके विपरीत हैं, वे इसको अपवित्र मानते हैं। वो कहते हैं जिस तरह जादू होता है जिसमें रक्त, बाल, शरीर के किसी अंग के ऊपर कोई जादुई क्रिया करके व्यक्ति का अहित किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार विज्ञान भी अपवित्र है। दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और सागिवी एकता के बारे में बताया। यांत्रिक एकता जैसा कि नाम से स्पष्ट है कोई यंत्रवत एकता के बारे में होगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे बिजली का कोई भी स्विच हम ऑन ऑफ करते हैं और ऑन ऑफ के आधार पर हम जिस यंत्र को चलाना चाहे वो चल जाता है और रुक जाता है, ठीक इसी प्रकार आदिम संस्कृति के लोग, जनजाति के लोग बिना विवेक और तर्क के अपने मुखिया के आदेश की पालना करने लगते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि हम मुखिया के आदेश की अनुपालना करेंगे चाहे उनको अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। तो ऐसी स्थिति में वहां जो एकता बनेगी वो यंत्रवत एकता है।
लेकिन ऐसे समाजों में श्रम विभाजन नहीं होता। श्रम विभाजन होता है सागेवी एकता वाले समाजों में। ये ऐसा समाज है जहां पर सावयव, सावयव का अर्थ है जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंगों का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए हृदय कह दे कि आज से मैं धड़कना बंद कर दूंगा, तो मनुष्य के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पाचन तंत्र मना करे कि मैं कोई पाचन क्रिया नहीं करूंगा, तो शरीर रुग्ण हो जाएगा। तो चाहे वो पाचन तंत्र हो, जनन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, या फिर और अन्य संरचनाएं हो, वो अलग अलग अवयव के रूप में है, लेकिन बॉडी के माध्यम से सब जुड़ी हुई है। ऐसे ही हमारे समाज में अलग अलग कार्यों को करने वाले व्यक्ति प्रवीण कुशलता के आधार पर अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं। और ये जो सेवाएं होती है, इन सेवाओं को प्रदान करने के साथ साथ आपस में स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में ये लोग जुड़े रहते हैं। जिन समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है, वहां हम कह सकते हैं कि वहां पर सावयवी एकता होगी। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा को दिया। सामूहिक प्रतिनिधान का अर्थ होता है जन भावनाओं को किसी प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत करना। जैसे आज मैं जब टीवी देख रहा था, तो आज भारत को पहला ओलंपिक में गोल्ड मिला। तो जो ही नीरज चोपड़ा तिरंगे को अपने साथ लेकर आए, उन्होंने अपने शोल्डर्स को कवर किया हुआ था, और जब वो अवार्ड लेने के लिए पहुंचे तो जनगण मन बजने लगा। तो वो ध्वज, वो जनगण मन, ये क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान। संपूर्ण भारतवासी नहीं, अपितु विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रह रहा होगा, वो उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी उस स्वर्णिम सफलता के लिए सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यह है सामूहिक प्रतिनिधान, क्योंकि ध्वज, वो राष्ट्रगान हम सबकी जन भावनाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो सामूहिक प्रतिनिधान का अर्थ होता है जन भावनाओं को या समूह की भावनाओं को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करना। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान को प्रस्तुत किया। इसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। अगर आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार की वर्दियां रखी हो, एक ब्राउन शेप में, एक व्हाइट शेप में और एक थोड़ी ब्लू शेप में, और उसके ऊपर पुलिस का कोई प्रतीक चिन्ह लगा हो, और आपसे पूछा जाए कि ये ड्रेस, ये वर्दी कौन सी पुलिस की है, तो आप कह देंगे सफेद ड्रेस देखते कि ये ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस है। यानी संपूर्ण ट्रैफिक पुलिस वालों को उस वर्दी या उस प्रतीक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्राउन शेप में जो ड्रेस होगी, उससे आप सामान्य पुलिस थाने की पुलिस के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। एक महिला जिसने अपनी मांग में सिंदूर डाला हुआ है, उसको देखकर हम इस प्रतीकात्मक रूप से समझ सकते हैं कि ये विवाहित है। तो ये प्रतीक चिन्ह कहीं ना कहीं समाज में भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे घरों में हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, या मुस्लिम संस्कृति के भाई बहन वहाँ अल्लाह शब्द को 786 में लिखते हैं। ये जितने भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये सामूहिक प्रतिनिधान के हैं, यानी हमारी समूह भावना को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। दुर्खिम ने सबसे महत्वपूर्ण जो समाजशास्त्र में कार्य किया, वो कार्य है स्टैटिक्स का यूज। कई बार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा समाजशास्त्री है जिसने सबसे पहले सांख्यिकी विधि का समाजशास्त्र में या समाज विज्ञान में प्रयोग किया था। उत्तर इसका होता है दुर्खिम। इसने पहली बार स्टैटिक्स का यूज किया, और किस सिद्धांत में किया ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जब इन्होंने आत्महत्या की थ्योरी बनाई थी, तब इस सिद्धांत को बनाते समय सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया था। इनका महत्वपूर्ण कार्य आत्महत्या के ऊपर है, थोड़ा मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा। आत्महत्या के लिए समाज जिम्मेदार नहीं या व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, ये बहुत बड़ी चर्चा का बिंदु लंबे समय से बना हुआ है।
दुर्खिम इसका जवाब देते हैं कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, समाज जिम्मेदार है। क्योंकि समाज ने उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया, समाज ने उसके ऊपर इतना आवरण उत्पन्न किया कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दब गया। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम कहता है, आत्महत्या एक ऐसा कृत्य है जिसका परिणाम व्यक्ति को पहले से मालूम है कि मेरे प्राणों का अंत होगा, मेरा शरीर नष्ट होगा। उस परिणाम को जानने के बाद भी वो व्यक्ति उस कृत्य को करता है जिससे कि उसकी मृत्यु होगी। उक्त घटना आत्महत्या कहलाती है। आत्महत्या 4 प्रकार की है। नंबर 1 अहमवादी आत्महत्या, नंबर 2 परार्थवादी आत्महत्या, नंबर 3 विसंगत आत्महत्या और नंबर 4 भाग्यवादी आत्महत्या। अगर हम अहमवादी आत्महत्या की बात करें, ईगो अहम के कारण व्यक्ति समाज के लोगों के साथ दूरी बना लेता है। ईगोस्टिक दूरी बना के रखेगा और उस दूरी के आधार पर वो व्यक्ति अपने आप को तुर्रम खान समझेगा। जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजनेता आम जन से सामाजिक संबंध नहीं रखते। कुछ ऐसी हस्तियां जिनसे हमें पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो मिलने का समय आपको देंगे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर जब उन व्यक्तियों के साथ समायोजन में कोई समस्या आती है या वो लोग जब परेशान होते हैं, तो वो लोगों के साथ अंत्यक्रिया नहीं करते, अकेले घुट घुट कर मर जाते हैं। पल पल तिल तिल स्वयं को तिरस्कृत करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम शॉक्ड हो जाएंगे, अरे उस व्यक्ति ने ऐसा किया। मैं बॉलीवुड के चमकते हुए स्टार के बारे में बताना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत। हो सकता है पूरी दुनिया के सामने वो एक यूथ आइकॉन के रूप में उभरा हो, लेकिन अब उसके उस कृत्य के बारे में जब बात आती है कि उसने सुसाइड किया और जो कि कानूनन सिद्ध भी हो चुका है, वो ड्रग्स लेता था। इट मीन्स एक महान अभिनेता होने के बाद, एक जमीन से ग्रास रूट से जुड़ा हुआ अभिनेता होने के बाद वो इतना कमजोर कैसे हो सकता था कि उसने मृत्यु को अपने गले लगाया। ये सारी बातें भविष्य के घर में छिपी हुई है और उसकी मृत्यु के साथ ही वो कारण परिणाम समाप्त हो गए। लेकिन ये चिंताजनक बात है कि एक अभिनेता जिसके पास पैसा था, शोहरत थी, उसने डिप्रेशन और सुसाइड के ऊपर एक अच्छी मूवी भी बनाई जो लोगों को मैसेज देती है, और वो व्यक्ति इस तरह के कृत्य को कर रहा है। ये ईगोस्टिक आत्महत्या है, अहमवादी, क्योंकि उसका सामाजिक अंत्यक्रिया का दायरा सीमित था। पार्ट नंबर 2 परार्थवादी आत्महत्या, जस्ट इसका अपोजिट। पहले वाले केस में ईगो था, दूसरे वाले केस में व्यक्ति अपनी जिंदगी को सार्वजनिक जिंदगी बना देता है। व्यक्ति अपने जीवन को दुनिया के लिए खुला छोड़ देता है। आपको लगेगा कि ऐसा कौन बेवकूफ है जो दुनिया के लिए मर रहा है। देखिए, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मंतव्य है, इसका जो भाव है, वो एक ही है। आज सरहद पर हमारी रक्षा करते हुए कोई सैनिक शहीद हो जाता है। वो जब लड़ाई लड़ रहा होता है बंकर पर, उसे पता होता है कि अगर मैं दुश्मन के सामने निकलूंगा, एक गोली उसके मस्तक पर लगेगी और वो मर भी सकता है। ऐसी स्थिति में जानबूझकर उस खतरे की ओर बढ़ रहा, क्या ये सुसाइड नहीं है? लेकिन इस सुसाइड के अंदर मातृभूमि का प्रेम जुड़ा हुआ है। इस सुसाइड को हम महानता से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, क्या उसको परिणाम नहीं मालूम था कि मेरी मृत्यु होगी, फिर भी उस कृत्य को करता है? फिर भी उस मुठभेड़ में वो मरना पसंद करेगा, लेकिन कायरता के नाम पर भागना पसंद नहीं करेगा। डेट इज, ये है परार्थवादी आत्महत्या। दुनिया के लिए, देश के लिए अपना जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहां दूसरा एग्जांपल दूंगा। फिल्मी दुनिया में देवानंद की एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, गाइड।
ज्यादा इस पर मैं फोकस ना करते हुए केवल इसमें काम की बात बता रहा हूं कि गाइड मूवी में जो उसका कैरेक्टर था, पहले वो एक गाइड की भूमिका निभाता था, एक आजाद ख्याल वाला इंसान था, अपराध की दुनिया में भी उसका नाम रहा होगा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर यानी एक कुछ समय के बाद उसे एक मंदिर में शरण स्थली मिलती है और वो वहां रहने लगता है। वहां के लोग गलत फहमी में उसे कोई साधु मान लेते हैं। उस गांव में काफी समय से बारिश नहीं हुई, तो लोग कहते हैं कि ये साधु अगर चाहे कोई तप करे तो शायद बारिश हो सकती है। इस फिल्म के अनुसार जो किरदार था वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था, तो उसको लगा कि यदि मैं एक घोषणा कर दूं कि जब तक बारिश नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उपवास रखूंगा, तो मेरा मरना सार्थक हो सकता है, क्या पता कुछ चमत्कार भी हो जाए। और घटना ऐसी घटती है जैसा कि फिल्म के दृश्यांकन में दिखाया गया है कि वो गाइड वहां पर एक तपस्या का घोषणा करवा देते हैं उसके लोग, और वाकई वो खाना नहीं खाता। 3-4 दिन तक वो भूखा रहता है और उधर बादल गरगज करके बरसने लगते हैं, उधर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब ये जो कृत्य था, हालांकि ये मूवी का एक दृश्य है, फिल्म की एक पटकथा है, लेकिन यहाँ पर आपको परार्थवादी आत्महत्या समझ में आ रही होगी। वो खुद के लिए नहीं मरा, उसको लगा कि मैं खाना नहीं खाता हूं, उसको ये कृत्य पता था नहीं खाऊंगा बॉडी कब तक चलेगी, वो मरेगा, लेकिन वो दुनिया के लिए मर रहा है। उसको लगा कि एक पल के लिए अगर मेरे इस तप की वजह से यदि बारिश आ जाए, ये चमत्कार हो जाए, तो शायद मैं पूरे गांव वालों की खुशियों के लिए अपने प्राण देना पसंद करूंगा। तो यहाँ इसकी आत्महत्या है। ठीक इसी प्रकार इस आत्महत्या के तीसरे प्रकार में विसंगत आत्महत्या आती है। विसंगत आत्महत्या आत्महत्या का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक पर्यावरण से इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि जीवन और मृत्यु में से उसे मृत्यु को ही चुनना है। जैसे प्रेम में असफलता, आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई अनबन हुई, उसका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, उसने अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। ये जो आत्महत्या का प्रकार है ये विसंगत है, उसका सामाजिक मूल्यों के प्रति अलगाव है। कुछ लोग व्यापार में मंदी होती है सुसाइड कर लेते हैं। कई बार, इस बार तो थोड़ा सा कोविड की वजह से लोगों ने इस तरह का नहीं किया, लेकिन अक्सर जब परीक्षा परिणाम आते हैं और परसेंटेज कम बनती है या घर वालों की अपेक्षाओं पर व्यक्ति खरा नहीं उतरता, तो वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट ले लेता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब सब कुछ समाप्त हो गया। ये जो है ये विसंगत आत्महत्या की श्रेणी में आता है। दुर्खिम ने चौथा जो प्रकार बताया उसे भाग्यवादी आत्महत्या कहा। भाग्यवादी का मतलब है इसमें व्यक्ति ये समझने लगता है मृत्यु उसके भाग्य में लिखी है। आप लोगों ने सुना होगा कुछ किसान सामूहिक आधार पर आत्महत्या कर लेते हैं। उनको लगता है बारिश नहीं हुई, फसल में काफी खर्चा हो गया, फसल को पैदा करने में, खाद में, बीज में, पानी में बहुत पैसा खर्च हो गया, फसल खराब भी हुई, सही भी हुई, उसका उत्पादन हुआ, उसका उचित मूल्य नहीं मिला, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो कर्ज में डूबने लगते हैं और इस प्रकार वो कई बार सामूहिक किसान सुसाइड कर लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में सुसाइड होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान इस तरह का कार्य करते हैं। यानी उन्हें लगता है कि परमात्मा ईश्वर उनके साथ नहीं है, समाज उनके साथ नहीं है और सरकार भी उनके साथ नहीं है, जिन्होंने समर्थन मूल्य इतना कम रखा कि उनको लॉस हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज के अंदर जो प्रारूप उन्होंने बनाया ये भाग्यवादी आत्महत्या का था। उन्होंने मृत्यु को अपना भाग्य समझा। दुर्खिम ने इस तरह आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। एक बार मैं नटर शैल में इसको रिपीट कर दूं। दुर्खिम नंबर 1 फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने फ्रांस में रहते हुए समाजशास्त्र की जड़ों को मजबूत किया। ये नंबर 2 समाजशास्त्र के अकादमिक प्रोफेसर थे। एक ऐसे प्रोफेसर जिनके पास डिग्रियां हैं, ऐसा प्रोफेसर जो समाजशास्त्र का विधिवत विद्यार्थी रहा है। नंबर 3 समाजशास्त्र में स्टैटिक्स या सांख्यिकी का प्रयोग करने वाले ये पहले विद्वान है, ये इनके लिए महत्वपूर्ण बात है। नंबर 4 इन्होंने
सामाजिक तथ्य की अवधारणा सोशल फैक्ट बताया। सोशल फैक्ट क्या है? एक ऐसी अवधारणा जो व्यक्तिगत चेतना से परे, व्यक्ति के सोचने समझने के तरीके से अलग है, इसे उन्होंने सामाजिक तथ्य कहा। नंबर नेक्स्ट, इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है, समूह भावनाओं को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन, जो कि सावेवी समाज का लक्षण है, यांत्रिक एकता और सावेवी एकता के बारे में दुर्खिम ने बताया। यांत्रिक एकता आदिम समाजों में पाई जाती है, सावेवी एकता श्रम विभाजन वाले समाज का लक्षण है। धर्म के अंदर अरुंडा जनजाति का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहां का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने धर्म को पवित्र और साधारण, जिसको हम पवित्र और प्रोफेन भी कह सकते हैं, इसके आधार पर बांटा। धर्म क्या है इनके अनुसार? विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता के आधार पर बनी संरचना। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन है। नंबर 1, समाज ही वास्तविक देवता है। अक्सर पूछा जाता है कि यह कथन किसका है? समाज ही वास्तविक देवता है, दुर्खिम। नंबर 2, एक कथन कहा जाता है कि धर्म पवित्र है, जादू और विज्ञान अपवित्र है, यह दुर्खिम का कथन है। और धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने टोटम की अवधारणा दी है। यहां टोटम से क्या अर्थ है? टोटम एक प्रतीक चिन्ह है। टोटम एक ऐसी अवधारणा है जिसको जनजाति परिप्रेक्ष्य में पूजनीय माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में कई बार हमारी माताएं बहनें और आप स्वयं भी कोई विशिष्ट प्रकार की पूजा करते हैं और आपके सामने उस पूजा से संबंधित कोई चित्र नहीं होता, तो आप लोग क्या करते हैं? लकड़ी का एक पट्टा रखकर दीवार पर वो पॉइंट पॉइंट कुछ बिंदियां बनाकर उसको ही देवीय स्वरूप में मानने लगते हैं। डेट इज टोटम। उसके प्रति आपका सम्मान का भाव है। हमारी हिंदू संस्कृति में अमावस्या यानी किसी दिन जब हम रात जगाते हैं, एक पट्टा भरते हैं, उस पट्टे पर हम प्रतीक चिन्ह रखते हैं, डेट इज टोटम। तो जनजातीय परंपराओं से यह टोटम की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, ये दुर्खिम ने बताया। इसके अतिरिक्त दुर्खिम की जो मुख्य पुस्तकें हैं उसमें नंबर 1 है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, नंबर 2 रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, नंबर 3 द सोसाइड, नंबर 4 एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, अर्थात धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। इन्होंने एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, शिक्षा के समाजशास्त्र के बारे में बताया। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के बारे में बताया। और सबसे महत्वपूर्ण है मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में दुर्खिम ने चर्चा की है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये टीचमेंट के ऐप पर अपना प्रयास किया है। अभी मेरे पास लड़कियों का जुड़ने का सिलसिला है। बीच बीच में मैं नोट कर रहा हूँ कि लड़कियां ऐड हो रही है, हट रही हैं, जो भी कारण रहा होगा आप फीडबैक में मुझे बताएं। और टीचमेंट ऐप पर ही कुछ देर बाद इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं। कल वाली क्लास के संदर्भ में मैं मैसेज में बता दूंगा, हालांकि संडे की मैं छुट्टी रखूंगा और मंडे को संभवतः हमारी अगली क्लास होगी। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।